सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से पाठ लखनवी अंदाज का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। तो पाठ का अध्ययन करने से पहले बच्चों हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। अब हम लेखक यशपाल की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं बच्चों कि उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो बच्चों, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो बच्चों, इसमें सामंती वर्ग एक शब्द आया है। ये शब्द आपने सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। सामंती प्रथा से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिनमें कुछ चुने हुए लोग बिना किसी श्रम के भूमि से जीविकोपार्जन करते थे। इन्हीं लोगों का जो समूह है उसे सामंत वर्ग के नाम से जाना जाता था। तो बिना परिश्रम के ही वे अपनी भूमि से अपने जीविका का उपार्जन करते थे। तो आगे बच्चों, हम कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं पाठ को पढ़ने से पहले। तो मुफस्सिल का अर्थ होता है बच्चों केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, अर्थात आसपास के स्थान। सफ़ेद पोश भद्र व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति। किफ़ायत मितव्ययिता या समझदारी से उपयोग करना। आदाब अर्ज अभिवादन का एक ढंग। गुमान भ्रम। एहतियात सावधानी। बुरक देना छिड़क देना। स्फुरण फड़कना या हिलना। प्लावित भर जाना। पनियाती रसीली। मेदा अमाश्य। तस्लीम सम्मान में। सिर खम करना सिर झुकाना। तहजीब शिष्टता। नफासत स्वच्छता। नजाकत कोमलता। नफीस बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। अमूर्त शकील आसानी से न पचने वाला। तो बच्चों, अभी हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो लखनवी अंदाज पाठ लेखक यशपाल द्वारा रचित है और ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। और इसमें भाषा उर्दू के शब्दों से, जिसमें भाषा है उर्दू के शब्दों से मिश्रित बोलचाल की है, और इसमें विदेशी शब्दों का भी प्रयोग है बच्चों। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया पैसेंजर ट्रेन में, इसलिए लिया ताकि उन्हें उसमें एकांत मिले और वे जो है अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकें तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य का भी आनंद ले सकें। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए।
अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। जैसे ही लेखक ने रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने समझा कि यह रेलगाड़ी का डिब्बा निर्जन है, खाली है। लेकिन जैसे ही वे रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे तो उन्होंने देखा कि एक लखनवी नवाब जो है पालथी मारे बैठे हैं और उनके सामने जो है 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हैं। और मेरे जैसे ही मैं रेलगाड़ी पे प्रवेश किया मैंने डिब्बे में, तो उनके चेहरे पर मैंने असंतोष देखा और मुझे लगा कि शायद ये भी अपने खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करने के लिए संकोच में आ गए हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब मैं रेलगाड़ी के बर्थ पर बैठा तो नवाब साहब ने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया, तो मैं भी अपने बर्थ पर बैठ गया और मैंने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो लेखक को लगा कि नवाब साहब मेरे बर्थ पर बैठते ही असुविधा का उनको अनुमान लगा कि नवाब साहब को मेरे बर्थ पर बैठते ही असुविधा हो रही है और उनका कहना है कि नवाब साहब ने भी सोचा होगा कि बर्थ खाली होगी तो मैं उसमें आराम से बैठकर अपने खीरे खाऊंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने लेखक को प्रवेश करते देखा तो वे असंतोष में आ गए कि अब मैं अपने खीरे कैसे खाऊंगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे और मैं जो है नवाब साहब की ओर तिरछी नज़रों से देख रहा था और नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। और नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। और अचानक से फिर नवाब साहब ने उन्हें आदाब अर्ज किया, यानी कि नमस्कार किया और कहा कि आप खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक़ फरमाएं। तो नवाब साहब का जो भाव परिवर्तन था अचानक से, वो लेखक को अच्छा नहीं लगा और जैसे ही नवाब साहब ने कहा उन्हें कि आप खीरा शौक़ फरमाएंगे तो नवाब साहब ने उन्हें शुक्रिया कहा और कृपया आप उन्हें शुक्रिया कहा कृपया करके। तो उसके बाद नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौले पर सजाते गए। अब नवाब साहब ने जो है खीरे को धोया पहले और उसके बाद फिर तौले के ऊपर उन्हें काटना शुरू किया। और लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी।
उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब नवाब साहब ने खीरों को काटा, उसमें नमक बुरका और लाल मिर्च बुरकी, और उसके बाद रसास्वादन के लिए, उसका रस का स्वाद लेने के लिए मुंह से जो है प्लावित यानी कि पानी निकलने लगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम उन्हें, नवाब साहब को मैं कनखियों से यानी कि तिरछी नज़रों से देख रहा था कि नवाब साहब बड़े रईस बनते हैं, लेकिन दूसरों की नज़रों से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। और लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने फिर से मेरी ओर एक बार और देखा और दोबारा से मेरे से पूछा कि आप खीरा शौक फरमाइए, ये लखनऊ के बालम खीरे हैं। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। अब लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने जब मुझे दोबारा से खीरा खाने के लिए कहा तो खीरे खाने की तो मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं पहले ही मना कर चुका था और ये मेरे आत्मसम्मान का कारण था। ये मेरे लिए आत्मसम्मान की बात थी कि मैं उन्हें दोबारा से हाँ कहता। तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने नवाब साहब से कहा कि ये मेरा थोड़ा सा मैदा यानी कि मेरा जो पाचन शक्ति जो है मेरी थोड़ी कमज़ोर है, कृपया आप ही खाइए। तो नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब नवाब साहब ने अपनी नवाबी दिखाने के लिए खीरे को काटा, उसमें नमक मिर्च बुरका और फिर उसको सूंघा, और सूंघने के बाद उन्होंने ऐसा प्रतीत किया कि मैंने अब खीरे खा लिए हैं, और उसके बाद उन्होंने खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरों की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब उन्होंने सारे खीरे की जितने फाँकें थी उनको सूंघ लिया और ऐसा प्रतीत किया कि जैसे उन्होंने खीरे खा लिए हैं, और फिर वे लेखक की ओर देखने लगे अपने रईसी अंदाज में। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान, नफीस का अर्थ आपको बताया था मैंने बढ़िया। तो इस प्रकार से हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद, हम खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि इस तरह से पेट की तृप्ति नहीं हो सकती है। उदर का अर्थ होता है बच्चों पेट की तृप्ति। तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और जब नवाब साहब ने सारे खीरों की फाँकों को सूंघ लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, उसके बाद उन्होंने डकार ली
और नवाब साहब की ओर देखकर कहा कि खीरा खाने में तो बड़ा अच्छा होता है, बढ़िया होता है, लेकिन ये जो है पेट में पचने में ज़रा मुश्किल होती है, आसानी से ये पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु का अर्थ होता है ज्ञान के नेत्र। पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये लेखक कह रहे हैं कि जब खीरे को सिर्फ सूंघने से और उसकी स्वाद की कल्पना करने से ही पेट भर जाता है, तो लेखक का कहना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो बच्चों, अभी आपने लखनवी नवाब पाठ लेखक यशपाल द्वारा लिखित ये पाठ पढ़ा और आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो।